इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम कई बार हेजमनी के टर्म को एनकाउंटर करते हैं। हमने कई बार यूएस हेजमनी की बात सुनी है, यूएस के हेजमनिक डिक्लाइन की बात सुनी है। लेकिन क्या हम इंटरनेशनल रिलेशंस में हेजमनी के ट्रू नेचर, ट्रू मीनिंग को समझते हैं? क्या हमें पता है कि हेजमनी को कब और कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, या इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी कंट्री की हेजमनी कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है? इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के जो मेजर थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं, जैसे नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इन थियोरेटिकल ट्रेडिशंस के द्वारा कैसे अलग अलग तरीके से हेजमनी को डिफाइन किया जाता है। ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। हेजमनी के कॉन्सेप्ट से जुड़े कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानना हर इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। और आपके इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने हेजमनी के कॉन्सेप्ट पर दो डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस तैयार किए हैं। हेजमनी की पूरी वीडियो दो पार्ट्स में अवेलेबल होगी। वीडियो के पार्ट वन में, दैट मीन्स आज के इस वीडियो में, हम हेजमनी के नियो रियलिस्ट और नियो लिबरल व्यू को समझेंगे। पार्ट वन में, वीडियो के पार्ट वन में हमारा मेन फोकस हेजमनिक स्टेबिलिटी थियरी को समझने के ऊपर होगा। वीडियो के सेकंड पार्ट में, दैट मीन्स हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, हम हेजमनी के ग्राम्शियन व्यू को डिस्कस करेंगे। एंटोनियो ग्राम्सी ने कैसे हेजमनी को डिफाइन किया और कैसे ग्राम्सी के हेजमनी के थियरी को रॉबर्ट कॉक्स, स्टीफन गिल और मार्क र्यूपर्ट के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई किया गया। ये हेजमनी के हमारे सेकंड वीडियो का, हमारे नेक्स्ट वीडियो का सब्जेक्ट मैटर होगा। हेजमनी, डोमिनेशन, सुपरमेसी, ये सभी टर्म्स एक दूसरे के सिनोनिम जैसे लगते हैं। हेजमनी डेफिनेटली एक तरह के डोमिनेशन, एक तरह के सुपरमेसी को रिप्रेजेंट करता है, बट हेजमनी इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू डोमिनेशन। कैसे? देखिए, डोमिनेशन डोमिनेशन दो व्यक्ति ए और बी या दो कंट्रीज ए और बी के बीच मौजूद एक ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं जहां ए अपने सुपीरियर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की वजह से बी के बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है। डोमिनेशन रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, वेयर ए, बिकॉज ऑफ इट्स superior power, because of its superior economic and military strength, is able to dictate the behavior of B. अब ये जो domination है, okay, this domination can be with the consent of the dominated or without the consent of the dominated. जिसे डोमिनेट किया जा रहा है, फिर चाहे वो एक व्यक्ति हो या एक कंट्री हो, जो डोमिनेट हो रहा है, डोमिनेट होने वाला डोमिनेट करने वाले को अपनी सहमति दे सकता है या अपनी सहमति नहीं दे सकता। हेजमनी इज अ काइंड ऑफ डोमिनेशन विच इज एक्सरसाइज्ड विद द कंसेंट ऑफ द डोमिनेटेड। हेजमनी मीन्स डोमिनेशन विद कंसेंट। तो यहां हमारे पास दो तरह के डोमिनेशंस हैं, दो तरह के डोमिनेशंस हो सकते हैं, डोमिनेशन विद कंसेंट एंड डोमिनेशन विदाउट कंसेंट। डोमिनेशन विदाउट कंसेंट को नॉन हेजमनिक डोमिनेशन कहते हैं। नॉन हेजमनिक डोमिनेशन के कई एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम डोमेस्टिक या स्टेट के लेवल पर नॉन हेजमनिक डोमिनेशन के एग्जाम्पल्स को ढूंढें, तो डोमेस्टिक लेवल पर नॉन हेजमनिक डोमिनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल होगा एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसे हम टिरनी कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, या अथॉरिटेरियनिज्म कह सकते हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल पर नॉन हेजमनिक डोमिनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल होगा कलोनियल एम्पायर्स, जैसे ब्रिटिश कलोनियल एम्पायर। ब्रिटिश कलोनियल एम्पायर के तहत जो कॉलोनीज मौजूद थी, इन कॉलोनीज ने कभी भी ब्रिटेन को अपने ऊपर रूल करने की सहमति नहीं दी, कंसेंट नहीं दी। दीज कॉलोनीज नेवर कंसेंटेड टू देयर डोमिनेशन। These colonies never consented to be ruled by Britain. Colonial empire was something which was forced from the above without the consent of the colonies, of the ruled. लेकिन hegemony या hegemonic domination अलग है. In case of hegemony, we see the acceptance of the hegemon as a leader by others or by those who are being dominated. Hegemony के केस में वो कंट्री जिसे हम हेजमन कहते हैं, दैट मीन्स वो कंट्री जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के टर्म में
प्रीपोंडरेंस को एंजॉय करता है, सुपरमेसी को एंजॉय करता है, इस हेजमन को बाकी कंट्रीज के द्वारा एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप हेजमनी इस वर्ड के लिटरल मीनिंग को ढूंढे, शाब्दिक अर्थ को ढूंढे, तब आपको पता चलेगा कि हेजमनी ग्रीक वर्ड हेजेमोनिया से डिराइव्ड है, और इस ग्रीक वर्ड हेजेमोनिया का मतलब होता है लीडरशिप ऑफ एन अलायंस। तो हेजमनी एक तरह का लीडरशिप है, एक तरह का डोमिनेशन है, जो कि डोमिनेटेड के कंसेंट पर बेस्ड होता है, डोमिनेट होने वाले के कंसेंट पर आधारित होता है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि कैसे एक कंट्री के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल सिस्टम में एक कंट्री के द्वारा उस कंट्री के इस हेजमनी को, उस कंट्री के इस लीडरशिप को एस्टैब्लिश किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी पूछ सकते हैं कि कब दुनिया की बाकी कंट्रीज किसी कंट्री को एक ग्लोबल या एक रीजनल हेजमन के रूप में एक्सेप्ट करती है, रिकॉग्नाइज करती है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अलग अलग थियरीज को जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल सिस्टम में हेजमनी को एस्टैब्लिश करने के मेनली दो तरीके हैं। एक है मटेरियलिस्ट मेथड थ्रू मटेरियलिस्ट मीन्स, और दूसरा है नॉन मटेरियलिस्ट मेथड थ्रू नॉन मटेरियलिस्ट मीन्स। नॉन मटेरियलिस्ट मेथड, नॉन मटेरियलिस्ट मीन्स, इसके अंतर्गत ग्रामसी की थियरी आएगी, ग्रामसी की हेजमनी की थियरी आएगी, रॉबर्ट कॉक्स की हेजमनी की थियरी आएगी। हेजमनी को एस्टैब्लिश करने के इस नॉन मटेरियलिस्ट मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम हेजमनी के मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन को समझेंगे, दैट मीन्स हेजमनी के नियो रियलिस्ट और नियो लिबरल इंटरप्रिटेशन को समझेंगे। हेजमनी का जो नियो रियलिस्ट और नियो लिबरल इंटरप्रिटेशन है, ये एक मटेरियलिस्ट एक्सप्लेनेशन है, हेजमनी का एक मटेरियलिस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस मटेरियलिस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, हेजमनी के इस मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, हेजमनिक डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, कंट्रीज के बीच अपने लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि दुनिया की कंट्रीज इस लीडरशिप को एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेज करे, रिकॉग्नाइज करे, एक हेजमन के द्वारा, एक डोमिनेंट पावर के द्वारा इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड किया जाता है। अगर हेजमनी का मतलब है डोमिनेशन विद कंसेंट, तो यहां पर ये जो कंसेंट है, डोमिनेशन के प्रति ये जो सहमति है, ये जो कंसेंट है, इस सहमति, इस कंसेंट को इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स के प्रोविजन के माध्यम से ही हासिल किया जाता है। ये कंसेंट, ये सहमति इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स के प्रोविजन से ही आती है। हेजमनिक कंट्री या हेजमन अपने प्री डोमिनेंट मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को यूज करके इन इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करता है और दुनिया की बाकी कंट्रीज को इन इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स का फायदा उठाने देता है। अ हेजमन यूजेस its economic and military power to provide international public goods and let other states, let other countries to free ride। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो टर्म्स को यूज किया है। एक टर्म है इंटरनेशनल पब्लिक गुड और दूसरा टर्म है फ्री राइड या फ्री राइडिंग। हमारे लिए इन दोनों टर्म्स के मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स क्या होता है और फ्री राइडिंग किसे कहते हैं। इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स के मीनिंग को समझने से पहले आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि पब्लिक गुड्स हम किसे कहते हैं। देखिए, पब्लिक गुड्स उन फैसिलिटीज, उन सुविधाओं को कहा जाता है जिन फैसिलिटीज, जिन सुविधाओं के प्रोडक्शन के कॉस्ट में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन हम उन सुविधाओं से भरपूर लाभ लेते हैं। उन सुविधाओं, उन फैसिलिटीज का हम भरपूर लाभ उठाते हैं। हमें इन सुविधाओं, इन फैसिलिटीज के लाभ उठाने से, इनके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करने से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। पब्लिक गुड्स के बेनिफिट्स को एंजॉय करने से किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। ये पब्लिक गुड्स का बेसिक नेचर होता है। डोमेस्टिक लेवल पर, एक कंट्री के लेवल पर अगर बात करें तो पब्लिक गुड्स के कई एग्जांपल्स हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट एक पब्लिक गुड है। स्ट्रीट लाइट के बेनिफिट को एक्सपीरियंस करने से हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक पार्क्स, ये सभी पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल है। तो एक कंट्री के भीतर जैसे हमें पब्लिक गुड्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें कुछ पब्लिक गुड्स की जरूरत इंटरनेशनल लेवल पर भी पड़ती है। इंटरनेशनल सिस्टम में भी हमें ऐसे कुछ फैसिलिटीज, कुछ सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, जिन फैसिलिटीज, जिन सुविधाओं की मांग तो हर कंट्री के द्वारा की जाती है,
लेकिन इन सुविधाओं, इन फैसिलिटीज को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को कोई एक कंट्री बियर नहीं करना चाहता। हम इन सुविधाओं को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कंट्रीज इन सुविधाओं को, इन फैसिलिटीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बिना बिना कोई कॉस्ट पे किए। जिस तरह से कंट्री के भीतर हम पब्लिक गुड्स को बिना कोई कॉस्ट पे किए एंजॉय करते हैं, उनके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करते हैं, इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में भी ऐसी ही कुछ सुविधाओं और फैसिलिटीज की मांग होती है, जिनके बेनिफिट्स को हर कंट्री एक्सपीरियंस तो करना चाहती है, जिनका लाभ तो हर कंट्री उठाना चाहती है, लेकिन जिनके प्रोडक्शन के कॉस्ट में कंट्रीज पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती, कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल ट्रेडिंग रेजीम, दैट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक स्टेबल, एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम का होना, एक रूल बेस्ड सिस्टम का होना, ये एक इंटरनेशनल पब्लिक गुड है। अ स्टेबल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, इंटरनेशनल लेवल पर एक स्टेबल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का होना, यह भी एक इंटरनेशनल पब्लिक गुड है। अ स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट, एक बहुत ही मजबूत और पावरफुल कलेक्टिव सिक्योरिटी के अरेंजमेंट का इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्ट करना, यह भी एक इंटरनेशनल पब्लिक गुड है। ये वो फैसिलिटीज हैं, ये वो सुविधाएं हैं जिनका लाभ दुनिया की हर कंट्रीज उठाना चाहती है, लेकिन जिनके प्रोडक्शन के कॉस्ट को, दैट मीन्स जिन्हें बनाने के कॉस्ट को, जिन्हें ऑर्गेनाइज और रन करने के कॉस्ट को, जिन्हें मेंटेन करने के कॉस्ट को कोई एक कंट्री बियर नहीं करना चाहता। इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स के प्रोविजन से जुड़ी एक और बहुत बड़ी समस्या है, जिसे फ्री राइडिंग कहते हैं या जिसे कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम भी कहते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास एक स्टेबल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है, एक स्टेबल इंटरनेशनल ट्रेड रेजीम है, तो दुनिया की हर कंट्री इस एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, इस ट्रेडिंग रेजीम को यूज करके इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहेगी और इंटरनेशनल ट्रेड से अपने आप को बेनिफिट करना चाहेगी। हम यहां पर किसी कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करने से रोक नहीं सकते। इंटरनेशनल ट्रेडिंग रेजीम के बेनिफिट और एडवांटेजेस को अवेल करने से हम चाहकर भी किसी कंट्री को रोक नहीं सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। पब्लिक गुड्स का यही तो नेचर होता है। फिर चाहे ये पब्लिक गुड डोमेस्टिक लेवल पर मौजूद हो या इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद हो, यू कैनॉट एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज पब्लिक गुड्स एंड फैसिलिटीज। एंड सिंस यू कैनॉट एक्सक्लूड एनीवन, इट मीन्स everyone is going to participate and take benefit of these public goods. This is what is called free riding. इसे ही free riding कहते हैं। Free riding का मतलब है प्रोडक्शन के कॉस्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करना, लेकिन जो चीज प्रोड्यूस हो रही है, जो फैसिलिटीज प्रोड्यूस हो रही है, जो सुविधाएं प्रोड्यूस की जा रही हैं, उन सभी चीजों को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कंज्यूम करना, उनके बेनिफिट्स, उनके एडवांटेजेस को उठाना। अब सवाल है कि इंटरनेशनल सिस्टम में फ्री राइडिंग के इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। मतलब अगर हम फ्री राइडिंग के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, तो फिर किसी भी इंटरनेशनल पब्लिक गुड को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोड्यूस करना या अवेलेबल करवाना ये पॉसिबल नहीं होगा। हर कंट्री को इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स चाहिए, हर कंट्री इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स के बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन कोई कंट्री इस इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स के प्रोडक्शन के कॉस्ट को बियर करना नहीं चाहता। तो अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स के प्रोडक्शन के कॉस्ट को बियर नहीं करेगा, तो फिर ये जो इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स हैं, इन इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स को हम अवेलेबल कैसे करवाएंगे, ये इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्टेंस में कैसे आएंगी, ये एक बड़ी समस्या है। न्यू रियलिस्ट और न्यू लिबरल थिंकर्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम में फ्री राइडिंग के इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें एक हेजमन की जरूरत पड़ती है, एक प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की जरूरत पड़ती है। यहां पर जो हेजमन है, जो डोमिनेंट कंट्री है, वो अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को यूज करते हुए इन इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करता है और दुनिया की बाकी कंट्रीज को अलाउ करता है कि दुनिया की कंट्रीज इन इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स को यूज कर सके, इनके बेनिफिट्स को बिना किसी कॉस्ट को पे किए एंजॉय कर सके। दैट मीन्स ये जो इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स है, इन इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स को स्टैब्लिश करने का, इन्हें स्मूथली रन करने का, इन्हें मेंटेन करके रखने का जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को प्रीडोमिनेंटली इस हेजमन के द्वारा बियर किया जाएगा और दुनिया की बाकी कंट्रीज वर्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट इन फैसिलिटीज को, इन इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स को एंजॉय करेंगी। अब क्योंकि दुनिया की सभी कंट्रीज को यह पता है कि जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग रेजीम या इंटरनेशनल सिक्योरिटी रेजीम के फॉर्म में जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स दुनिया के सभी कंट्रीज के पास वर्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इन ग्लोबल पब्लिक गुड्स को एक हेजमन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है
और जब तक ये हेजमन, ये डोमिनेंट कंट्री इंटरनेशनल सिस्टम में मौजूद होगा, तब तक ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स भी अवेलेबल होंगी, ये फैसिलिटीज भी कंट्रीज को मिलती रहेंगी। तो क्योंकि ये बात दुनिया की सभी कंट्रीज को पता है, इसलिए सभी कंट्रीज इस हेजमन के लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगी, इस हेजमन के साथ कोऑपरेट करेंगी और इंटरनेशनल सिस्टम में इस हेजमन के डोमिनेशन को एक्नॉलेज करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी। मतलब इस हेजमन, इस डोमिनेंट कंट्री, इस इंटरनेशनल पब्लिक गुड के प्रोवाइडर की जो हेजमनी है, जो डोमिनेशन है, इस हेजमनी, इस डोमिनेशन को दुनिया की बाकी कंट्रीज अपना कंसेंट देंगी, अपनी सहमति देंगी। सो हियर यू हैव डोमिनेशन विद कंसेंट। डोमिनेशन है, लेकिन साथ ही साथ जो लोग डोमिनेट हो रहे हैं, जो कंट्रीज डोमिनेट हो रही हैं, वो इस डोमिनेशन को अपना कंसेंट भी दे रही हैं। दिस टाइप ऑफ डोमिनेशन विद कंसेंट इज कॉल्ड हेजमनी। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्टेबल और पीसफुल इंटरनेशनल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, एक स्टेबल और पीसफुल इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसे कंट्री की जरूरत पड़ेगी जिस कंट्री के पास इन इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने की, दैट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीडर के रोल को प्ले करने की ना ही सिर्फ कैपेसिटी होगी बल्कि विलिंगनेस भी होगी। यहां पर आपको गौर करना है कि सिर्फ कैपेसिटी होना, सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर का होना इनफ नहीं है। कैपेसिटी के साथ साथ इस कैपेसिटी को, इस मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को यूज करके इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स के कॉस्ट को बियर करने की, इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स के प्रोडक्शन के कॉस्ट को बियर करने की, इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने की विलिंगनेस भी एक कंट्री के भीतर होनी चाहिए। तभी वो जो कंट्री है वो हेजमन कहलाएगा या हेजमन बन सकता है। तो एक ऐसे स्टेट के प्रेजेंस में ही, एक ऐसे हेजमनिक स्टेट के प्रेजेंस में ही हम इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसी थीसिस को, इसी आर्ग्यूमेंट को हेजमनिक स्टेबिलिटी थियरी कहा जाता है। हेजमनिक स्टेबिलिटी थियरी के इस कोर आर्ग्यूमेंट को सबसे पहले चार्ल्स किंडलबर्गर के द्वारा डेवलप किया गया। वैसे इस टर्म को, दैट मीन्स हेजमनिक स्टेबिलिटी थियरी, इस टर्म को चार्ल्स किंडलबर्गर ने कॉइन नहीं किया है, लेकिन इस थियरी के ओरिजिन को हम चार्ल्स किंडलबर्गर से ही ट्रेस करते हैं। अपने 1973 के वर्क द वर्ल्ड इन डिप्रेशन में चार्ल्स किंडलबर्गर ने 1929 में हुए ग्रेट डिप्रेशन के काउजेस को फाइंड आउट करने की कोशिश की। इस बुक में चार्ल्स किंडलबर्गर कहते हैं कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ये ग्रेट डिप्रेशन, ये सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त, दैट मीन्स 1929 में, उस वक्त दुनिया में कोई हेजमनिक स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। कोई एक ऐसा स्टेट नहीं था जो कि दुनिया को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता था और दुनिया को इस ग्रेट डिप्रेशन से बचा सकता था। उस वक्त कोई ऐसा स्टेट नहीं था। चार्ल्स किंडलबर्गर कहते हैं कि 1929 में ब्रिटेन इस तरह के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रोवाइड करना चाहता था। ब्रिटेन चाहता था कि ब्रिटेन दुनिया को एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करे और दुनिया को इस ग्रेट डिप्रेशन से बचाए, लेकिन ब्रिटेन के पास कैपेसिटी नहीं थी। ब्रिटेन लीडर बनना चाहता था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन के पास कैपेसिटी नहीं थी, इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेसिटी नहीं थी। वहीं यूएस की अगर हम बात करें, चार्ल्स किंडलबर्गर कहते हैं कि यूएस के पास तो कैपेसिटी थी। इस वक्त 1929 में यूएस के पास तो कैपेसिटी थी, यूएस के पास इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर था, लेकिन यूएस के पास विलिंगनेस की कमी थी। यूएस के पास कैपेसिटी था, लेकिन यूएस के पास विलिंगनेस नहीं था। यूएस एक हेजेमनिक स्टेट नहीं बनना चाहता था। यूएस दुनिया को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करना चाहता था। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि एक हेजेमन के अभाव में, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लीडर के अभाव में दुनिया को 1929 के ग्रेट डिप्रेशन को फेस करना पड़ता है और फिर इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 को भी फेस करना पड़ता है। चार्ल्स किंडलबर्गर के अलावा स्टीफन क्रेसनर और रॉबर्ट गिल्पिन भी हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी से जुड़े हैं। ये भी हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी के प्रोपोनेंट हैं। ये सभी थिंकर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यू रियलिज्म के कैंप से बिलोंग करते हैं। तो हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी बेसिकली एक न्यू रियलिस्ट थियरी है। हेजेमनी का एक न्यू रियलिस्ट इंटरप्रिटेशन है।
लेकिन हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी के यहां पर आपको ध्यान देना है, हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी के प्रोपोनेंट्स आपको नियो लिबरलिज्म के कैंप में भी मिलेंगे। हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी के प्रोपोनेंट्स नियो लिबरलिज्म के कैंप में भी मौजूद हैं। देखिए, हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी के मेनली दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है कि एक हेजमन इंटरनेशनल पब्लिक गुड प्रोवाइड करता है, एक हेजमनिक स्टेट के द्वारा इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड किया जाता है और इस तरह इंटरनेशनल पब्लिक गुड के प्रोविजन के थ्रू एक हेजमन इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर दुनिया में एक हेजमनिक पावर होगा, तो इस एनार्किक वर्ल्ड में पीस, ऑर्डर, कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना आसान हो जाएगा। हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी के इस आर्ग्यूमेंट, इस पॉइंट को नियो रियलिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं और नियो लिबरल्स भी सपोर्ट करते हैं। यहां पर इस पॉइंट को लेकर नियो लिबरल्स और नियो रियलिस्ट इन दोनों के बीच एक अग्रीमेंट है, एक कंसेंसस है। लेकिन हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी का जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, जहां यह कहा जाता है कि अगर इंटरनेशनल सिस्टम में हेजेमनिक पावर का डिक्लाइन होगा, तो इससे दैट मींस हेजेमनिक पावर के डिक्लाइन के वजह से इंटरनेशनल सिस्टम में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। दैट मींस बिना एक हेजेमनिक कंट्री के इस एनार्किक वर्ल्ड में ऑर्डर, पीस, कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना यह पॉसिबल नहीं होगा। हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी का यह दूसरा, सेकंड आर्ग्यूमेंट है। नियो रियलिस्ट इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं, इस सेकंड आर्ग्यूमेंट को नियो रियलिस्ट सपोर्ट करते हैं। नियो रियलिस्ट थिंकर्स हेजेमनिक डिक्लाइन को, एक हेजेमन के डिक्लाइन को इंटरनेशनल केओस, इंटरनेशनल डिसऑर्डर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन जो नियो लिबरल थिंकर्स हैं, नियो लिबरल्स हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी के इस सेकंड आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हैं, इस सेकंड आर्ग्यूमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। नियो लिबरलिज्म के कैंप में हेजेमनिक स्टेबिलिटी थियरी के इस आर्ग्यूमेंट के सबसे बड़े क्रिटिक हैं रॉबर्ट कीहन अपनी 1984 की बुक आफ्टर हेजेमनी, कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस बुक में रॉबर्ट कीहन कहते हैं कि एक हेजेमनिक पावर के डिक्लाइन के बाद भी कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन खत्म नहीं होगा। जो इंटरनेशनल रेजीम है, फिर चाहे ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग रेजीम हो या इंटरनेशनल सिक्योरिटी रेजीम हो, इन इंटरनेशनल रेजीम्स को, इन सभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रीज मिलकर मेंटेन करेंगी। रॉबर्ट कीहन कहते हैं कि एक हेजमन के एब्सेंस में भी कंट्रीज को यह करना पड़ेगा, इन सभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इनकी स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंट्रीज, रॉबर्ट कीहन के अकॉर्डिंग, ऐसा इसलिए क्योंकि कंट्रीज इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से होने वाले बेनिफिट्स और एडवांटेजेस को लेकर अवेयर होंगी। कंट्रीज को यह पता होगा कि अगर ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ब्रेक होती हैं, कोलैप्स करती हैं, तो इससे दुनिया की सभी कंट्रीज को नुकसान है, ये दुनिया की सभी कंट्रीज के लिए डिसएडवांटेजियस है। तो एक हेजमन के एब्सेंस में भी, इसलिए एक हेजमन के एब्सेंस में भी, एक डोमिनेंट कंट्री के एब्सेंस में भी इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करके रखना, इनके स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करना, ये अल्टीमेटली सभी कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल और एडवांटेजियस होगा। इसलिए हेजमनी के बाद भी, इवन आफ्टर हेजमनी, ये जो इंटरनेशनल रेजीम्स हैं, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वर्क करती रहेंगी, ये स्मूथली फंक्शन करती रहेंगी। कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन भी होगा, इंटरनेशनल पीस भी होगा, इंटरनेशनल ऑर्डर भी होगा, और इस तरह से धीरे धीरे दुनिया, वर्ल्ड और अधिक रूल गवर्न्ड, लॉ गवर्न्ड बनने लगेगी। वी विल मूव टुवर्ड्स अ वर्ल्ड विच विल बी रूल गवर्न्ड, विच विल बी लॉ गवर्न्ड। रॉबर्ट कीहन के इस आर्ग्यूमेंट को, इस थीसिस को नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। तो ये था हेजमनी का मटीरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन, हेजमनी का नियो रियलिस्ट और नियो लिबरल इंटरप्रिटेशन। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप हेजमनी के इस मटेरियलिस्ट डायमेंशन को समझ पाए होंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में, दैट मींस हेजमनी के हमारे सेकंड वीडियो में, हम हेजमनी के नॉन मटेरियलिस्ट, दैट मींस हेजमनी के आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। हम ग्रामसी के हेजमनी के थियरी को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रॉबर्ट कॉक्स के द्वारा
ग्रामसी के हेजमनी के थियरी को, हेजमनी के कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई किया गया। हेजमनी की ये जो नेक्स्ट वीडियो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के बाद आपके पास हेजमनी के इस कॉन्सेप्ट को लेकर कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। सो फॉर दिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन हेजमनी, please wait till the next video. Thank you.